आज देश के हर घर में अतुल सुभाष की आत्महत्या की चर्चा हो रही है और देश के 75 करोड़ पुरुष ये पूछ रहे हैं कि क्या उन्हें बराबरी का अधिकार नहीं है। और ऐसा क्यों है कि जब पुरुष और महिलाओं के बीच कोई विवाद होता है तो पुरुषों के लिए भी वही कानून लागू नहीं होते जो महिलाओं के लिए होते हैं। पहली बड़ी खबर यह है कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और उनका परिवार जौनपुर में अपने घर से फरार हो गया है। इस वक्त उनके घर पर ताला लगा हुआ है और यह दावा किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने ही इस परिवार को जौनपुर से भागने में मदद की है। यह परिवार पहले जौनपुर के ही एक होटल में आकर रुका और बाद में यह वहां से भी किसी और स्थान के लिए रवाना हो गया। अब उनके घर पर ताला लगा हुआ है। कर्नाटक की पुलिस इस मामले में निकिता सिंघानिया, उनकी मां और उनके भाई की तलाश कर रही है, क्योंकि बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है निकिता और उसके परिवार के खिलाफ। और अब भी जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं, इस समय भी, तब तक निकिता के परिवार की कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। आज यहां से कोई नहीं निकलने वाला है, क्योंकि देर रात परिवार यानी कि मां और उनका बेटा यहां से निकल चुके हैं। रात के अंधेरे लगभग 1 बजे रात को चुपचाप अलग अलग दिशा में दोनों ही जन निकलते हैं। ये वो गली है जहां से सिंघानिया यानी कि निकिता की मां निशा सिंघानिया निकलती हैं और एक अलग छोर से उनके बेटे निकलते हैं। कल रात से निकिता का परिवार फरार, मां निशा और भाई फरार हैं। एक काली बाइक से निकलकर जौनपुर की गलियों से होते हुए इस रास्ते से आते हुए वो परिवार देर रात कहां पहुंचता है, इस वक्त हम उसी जगह पर पहुंचे हुए हैं और उस होटल का नाम है होटल रघुवंशी, जहां कुछ देर के लिए वो ठहरते हैं, रिसेप्शन पर बैठते हैं और उसके बाद एक 4 व्हीलर आता है जिस पर बैठकर वो जौनपुर से बाहर निकल जाते हैं। आज आपको मुनीश दलाल की कहानी जो है वो सुननी चाहिए। एक नई कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं और इस कहानी को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अतुल सुभाष की कहानी और ज्यादा समझ में आएगी। तो आज से 19 साल पहले वर्ष 2003 में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने मुनीश और उसके परिवार को गिरफ्तार किया था। मुनीश पर आरोप था कि वो शादी से पहले लड़की के परिवार से दहेज में 10 लाख रुपए मांग रहे थे, लेकिन लड़की ने दहेज देने से इनकार कर दिया और मुनीश और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में जाकर एफआईआर दर्ज करा दी और शादी नहीं की। यानी शादी से पहले ही लड़की ने मुनीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और मुनीश को गिरफ्तार करवा दिया इस आरोप में कि वो दहेज मांग रहा था और शादी करने से इनकार कर दिया। यह लड़की उस समय देश और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई थी। अमेरिका की मशहूर टेलीविजन होस्ट ओपरा विनफ्रे ने खुद अपने शो में इस लड़की का इंटरव्यू किया और हमारे देश के स्कूलों में छठी कक्षा की पुस्तक में, स्कूलों में जो छठी कक्षा में पुस्तक पढ़ाई जाती है, उस पुस्तक में इस लड़की पर पूरा एक चैप्टर लिखा गया और बच्चों को स्कूल में इस लड़की की बहादुरी के बारे में पढ़ाया जाता था। लेकिन वर्ष 2022 में जब इस केस का, माफ कीजिएगा, लेकिन वर्ष 2012 में जब इस केस का अंतिम फैसला आया, तब यह पता चला कि इस लड़की ने मुनीश और उसके परिवार पर दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। और क्यों कराया था? यह लड़की किसी और व्यक्ति से प्यार करती थी, जिसके कारण इसने मुनीश से अपनी शादी तोड़ने के लिए मुनीश को दहेज के झूठे केस में फंसा दिया और हमारे समाज ने मुनीश को अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तक नहीं दिया। और यह जो लड़की है, यह रातों रात बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई। दुनिया के बड़े बड़े मशहूर पत्रकार इसका इंटरव्यू करने लगे, बहादुरी की मिसाल बन गई। जैसा मैंने आपको कहा, अमेरिका के एक बहुत बड़े टेलीविजन शो में इस लड़की का इंटरव्यू किया गया, स्कूलों में इस लड़की के बारे में चैप्टर्स पढ़ाए गए। पुलिस की कार्रवाई और 9 साल तक चले मुकदमे में मुनीश का परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। लेकिन इसके बावजूद मुनीश और अतुल की कहानी में एक बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि अतुल की तरह मुनीश ने आत्महत्या नहीं की। 9 वर्षों में 320 बार मुनीश अदालत में पेश हुआ, 320 बार, और तब तक खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए लड़ता रहा जब तक कोर्ट ने उसे
सभी आरोपों से बरी नहीं कर दिया। वर्ष 2022 में अतुल के खिलाफ जो सबसे पहला मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें सबसे पहली धारा 498A की लगाई गई थी। यह एक गैर जमानती धारा है जो पति और उसके परिवार द्वारा की जाने वाली हिंसा के मामलों में लगाई जाती है, और ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा दुरुपयोग इसी धारा का होता है। सितंबर 2022 की एक रिपोर्ट में एनसीआरबी के हवाले से यह बताया गया कि इस कानूनी धारा के कारण शादीशुदा पुरुषों में आत्महत्या की दर तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2005 में भारत में आत्महत्या करने वालों में 58% पुरुष थे और 42% महिलाएं थी, लेकिन वर्ष 2022 आते आते यह स्थिति पूरी तरह से बदल गई। अब आत्महत्या करने वालों में 71.8% पुरुष हैं और 28% महिलाएं हैं। यानी अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो आत्महत्या करने वालों में पुरुषों की संख्या तेजी से ऊपर जा रही है और महिलाओं की संख्या तेजी से नीचे आ रही है। पुरुषों की आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण इसी तरह के कानूनी मामले हैं जो उनकी पत्नी या पत्नी के परिवार द्वारा दर्ज कराए जाते हैं। वर्ष 2019 में 37% और 2021 में 33% पुरुषों ने कानूनी मामलों के दबाव में आकर आत्महत्या की थी, और ये लोग दहेज, मारपीट, हत्या की कोशिश और घरेलू हिंसा जैसे कानूनी मामलों का सामना नहीं कर पाए। कड़वी सच्चाई है कि इस तरह के ज्यादातर मामले इंसाफ पाने के लिए नहीं किए जाते। ऐसे मामलों का अंतिम उद्देश्य सेटलमेंट यानी समझौता करना होता है, जिसमें महिला पक्ष, वकील और कई बार जज को भी पैसे मिल जाते हैं। ऐसे आरोप लगते हैं जजों के ऊपर भी, जैसा इस मामले में हुआ। इस मामले में भी अतुल अगर अपनी पत्नी को 3 करोड़ रुपए और फैमिली कोर्ट की जज को 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता तो यह मामला भी यहीं रफा दफा हो जाता, उसके आत्महत्या करने की नौबत नहीं आती। लेकिन अतुल ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसका कहना था कि उसके पास अपनी पत्नी को देने के लिए इतने पैसे हैं ही नहीं। अदालत जब आते थे तो या तो जज छुट्टी पर होते थे, या फिर वकीलों की स्ट्राइक होती थी, या फिर किसी की मृत्यु की वजह से अदालत बंद होती थी, या फिर सामने वाली पार्टी उस दिन पेश नहीं होती थी, और या फिर सामने वाली पार्टी जो है नेक्स्ट डेट, अगली डेट मांग लेती थी। और बेंगलुरु से चलकर छुट्टी लेकर जब वो आता था अदालत में तो उसके पेश होने का कोई फायदा नहीं होता था, और इस तरह तारीख पर तारीख पर तारीख लगती चली गई। आप में से जिन लोगों ने अदालतों में इस तरह के केस भुगते हैं वो जानते होंगे कि तारीख पर तारीख क्या होती है। तो इस घटना में 4 बड़े सबक छिपे हुए हैं। पहला सबक है समाज की सोच। आज भी हमारा समाज जब महिला और पुरुष के बीच कोई विवाद होता है तो आज भी वो सोचते हैं कि पुरुष में ही कोई गलती होगी, पुरुष की ही कोई ना कोई समस्या रही होगी, और पूरे समाज की जो सहानुभूति है वो महिला के साथ चली जाती है, और समाज सोचता है कि महिला है तो सही ही होगी, और इसलिए हमारा पूरा सिस्टम, हमारी पुलिस, हमारी अदालतें, हमारा समाज सब महिला की तरफ आ जाते हैं बिना केस को जाने और परखे। तीसरी बात, अदालतों में तारीख पर तारीख मिलती चली जाती है, और ऐसे मामलों का जो निपटारा होता है उसमें कई बार 10-15 साल लग जाते हैं। और चौथा, पूरा की पूरा इकोसिस्टम, चाहे वो पुलिस हो या अदालत हो, वो आपसे कहता है कि समझौता कर लो, कैसे भी समझौता कर लो। और समझौता हमारे देश में कैसे होता है आप सब जानते हैं। समझौता होता है पैसे से। पैसा दीजिए, सबको पैसा खिलाइए, पैसा बांटिए और समझौता कर लीजिए, और इन अदालतों के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाइए। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है, या तो वो जीवन भर अदालतों के चक्कर काटेगा, और या फिर अतुल सुभाष की तरह आत्महत्या कर लेगा। बताते हैं, देश में चल रहे मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उसके अगले आदेश आने तक देश की किसी भी विवादित मस्जिद का अब सर्वे नहीं कराया जाएगा, और निचली अदालतों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वो ऐसे किसी भी मामले में कोई नया आदेश जारी ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला उस याचिका को लेकर सुनाया जिसमें वर्ष 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वैधता को चुनौती दी गई, और यह वही कानून है जो देश में सभी धार्मिक और पूजा स्थलों की 15 अगस्त 1947 से पहले की यथास्थिति को बरकरार रखने की बात कहता है। इस मामले में हिंदू पक्ष ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की है और कहा है कि यह कानून लोगों को इंसाफ मांगने
के अधिकार से वंचित करता है और यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है। जबकि लेफ्ट पार्टी सीपीएम, इंडियन मुस्लिम लीग, शरद पवार की पार्टी और आरजेडी के नेताओं ने इस कानून के समर्थन में याचिका दायर की है और अब सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर अगले 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को अपना जवाब देने के लिए कहा है। अदालत ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के जवाब के बाद ही इस कानून की वैधता को लेकर बहस शुरू होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार वर्ष 1991 के इस कानून में कोई संशोधन कर सकती है, करना चाहेगी? 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इस कानून को संसद से पास कराया तब बीजेपी इसके खिलाफ थी। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में बीजेपी के सांसदों ने इस बिल पर वोटिंग के दौरान वॉकआउट किया था और इस कानून को कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का हिस्सा बताया था। इसलिए आज बड़ा सवाल यह है कि जब बीजेपी इस कानून के पहले दिन से खिलाफ थी तो क्या अब जब उनकी खुद की सरकार है तो क्या अब मोदी सरकार इस कानून में संशोधन करने के लिए एक नया बिल लाएगी? क्या इस कानून को बदलेगी या इस कानून को रद्द करेगी? भारत का संविधान केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो संसद के दोनों सदनों में इसका संशोधन बिल लाकर इस कानून में बड़े बदलाव कर सकती है, लेकिन सरकार ऐसा करेगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे देश में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिलता है, जाति के आधार पर आरक्षण मिलता है, कमजोर वर्गों को आरक्षण मिलता है, सब्सिडी मिलती है, कल्याणकारी योजनाएं मिलती हैं और उन्हें कैश भी दिया जाता है ताकि वो सशक्त हो सकें और उन्हें गरीबी से बाहर निकाला जा सके। लेकिन अब हमारे देश की राजनीति में एक नया मॉडल आया है और वो है पैसे ले लो और चुप बैठ जाओ और वोट देते रहो। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में महिलाओं को 1000 रुपए की मासिक सहायता देने का ऐलान किया है और इसके लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जा रही है। केजरीवाल ने कहा है कि मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व वाली दिल्ली कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और महिलाएं 13 दिसंबर से अपना पंजीकरण करा सकती हैं। केजरीवाल ने वादा किया है कि चुनाव के बाद यह राशि बढ़ाकर 2100 रुपए महीना कर दी जाएगी, लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि दिल्ली में चुनाव जल्द घोषित होने की संभावना है और इसलिए चुनाव के बाद ही लाभार्थियों के खातों में यह पैसा जमा किया जा सकेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, हजार रुपए का नहीं होगा। वो आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड दे के आएंगे, कार्ड को संभाल के रखना और चुनाव के बाद आपका ये वाली योजना जो 1000 रुपए की आज पास की है इसको बदल के 2100 रुपए करेंगे और चुनाव के बाद आपके अकाउंट में 1000 रुपए नहीं आएंगे, आपके अकाउंट में 2100 रुपए आएंगे। सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही नहीं, पार्टी आज चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो या फिर क्षेत्रीय दल हो, अगर आप हाल ही में देखेंगे तो मध्य प्रदेश में भी इसी तरह की योजनाओं के जरिए बीजेपी ने चुनाव जीता। झारखंड में हेमंत सोरेन ने इसी योजना की वजह से चुनाव जीता। महाराष्ट्र में अगर अभी आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने भी ठीक इसी तरह की योजना लागू की थी, यही इसी तरह के वादे किए थे और बीजेपी ने महाराष्ट्र में चुनाव जीत लिया था। और अब धीरे धीरे पार्टी चाहे कोई भी हो, सबको ये बात समझ में आ गई कि कैश वाली ये जो योजनाएं हैं ये बहुत फायदेमंद हैं और कैश आप लोगों में बांटिए, खास तौर पर महिलाओं को दीजिए, उन्हें सशक्त बनाइए और बदले में वोट लेते जाइए और इसके बाद ना तो कोई बेरोजगारी की बात करेगा, ना कोई बुनियादी सुविधाओं की बात करेगा। तो ये एक नया ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला चुनाव जीतने का बनता जा रहा है और अरविंद केजरीवाल को भी ये बात समझ में आ चुकी है। असल में अगर आप देखें तो इस तरह की जो कैश योजनाएं हैं ये नौकरी न दे पाने का एक मुआवजा है और ये कई राज्यों की सरकारें अपने नागरिकों को दे रही हैं। सोचिए, अगर सरकारें आपके बैंक खातों में हर महीने 1,500 से 2,000 रुपए सीधे ट्रांसफर करती रहेंगी तो आप उनसे किस मुंह से सवाल करेंगे और आप उनसे किस मुंह से नौकरी मांगेंगे। इसलिए यह आपको नौकरी न देने का मुआवजा है जो सरकारें दे रही।